सुरेश और राजू दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। राजू की पत्नी का नाम निकू है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। राजू की पत्नी निकू बहुत समझदार और सहनशील है और दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी का नाम रिया है और उसका भी एक प्यारे से बच्चे हैं। राजू और सुरेश दोनों ही बड़े व्यापारियों के दुकानों पर मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे आते वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय से राजू के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिरकार कब तक ऐसे चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। कुछ दिन पहले मेरे भाई के पास 2000 रुपए उधार लाए हैं। उसी से ही कुछ दिन घर का राशन लाया। अब मैं क्या करूं? अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर पर बैठे हो? कोई काम देख लो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब भी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब कैसे चलेगा? सुरेश को देखो, वह भी तो रोज काम पर जाता है। और तुम्हें देखो, रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर सुरेश से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दें। तुम ठीक कहती हो निकू, मुझे एक बार सुरेश से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझे कुछ समय दो। अगली सुबह राजू सुरेश के घर जाता है। घर पर कोई है क्या भाई? ओ सुरेश भाई, बाहर आओ। जी राजू भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा सुरेश को बुला दीजिए। वो अभी घर पर नहीं है, शायद हरिलाल चाचा के घर पर गए होंगे। अगर जरूरी काम है तो आप उसके घर पर जाकर मिल लीजिए। राजू गांव की ओर निकल जाते हैं। सुरेश, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देख राजू, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। अच्छा है सुरेश, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो हम सुबह ही चल पड़ते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। अगले दिन सुबह ही राजू सुरेश के घर जाता है। राजू आ गए, तुम चलो, चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ सुरेश भाई, मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं और वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान से जोरदार बादल गरजने की आवाज गरजती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से राजू और सुरेश दोनों वहीं एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। भाई सुरेश, बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी राजू की नजर एक झोपड़ी पर जाती है और वह सुरेश को इशारे करते हुए कहता है, सुरेश भाई, वह देखो वहाँ एक कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह थोड़ी देर अपनी कुटिया में हमें रुकने दे, जब तक कि यह बारिश नहीं थम जाती। दोनों दोस्त उस कुटिया के पास पहुंचे। कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी माँ खाना पका रही थी। अम्मा, हमें थोड़ी मदद चाहिए। हम दोनों काम की तलाश, हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। थोड़ी आश्रय की जरूरत थी जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ देर हम आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं। बस बारिश रुकने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो और खाना भी बन गया है, खा लो। नहीं अम्मा, खाना नहीं खाना है। आप ये बताए, यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो, आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा, मेरा भी एक जमाने में भरा फूला परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में भयंकर तूफान के साथ बाढ़ आया और मेरे पति, बेटे, बहू, पोते सबको बहा ले गया। बस मैं ही बच गई और अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? बेटा, डर किस चीज का?
बस शुरू शुरू में थोड़ा सा अकेलापन सा लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मा, आप मेरे साथ। अम्मा राजू की तरफ देखती हैं। नहीं बेटा, अब मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। पर तुमने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में ही बारिश थम जाती है। अम्मा, एक बार आप फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहे तो आप चल सकती हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहीं पर खुश हूँ। ये जंगल ही अब मेरा घर है। अम्मा, इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक संदूक उठाती हैं और वह संदूक राजू और सुरेश को देते हुए कहती हैं, बेटा, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे यह किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी है उसे तुम आपस में आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इसमें क्या है? तुम ही खोल कर देख लो इसमें क्या है। वह संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसको देखकर वह दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतने सारे सोने के सिक्के। अम्मा, आप इतने सारे सोने के सिक्के हमें क्यों दे रही हैं? बेटा, मेरा अब यहाँ कोई अपना है ही नहीं और तुम मुझे बहुत नेक दिल इंसान लगे और तुम्हारे पहनावे से तुम काफी गरीब और असहाय प्रतीत हो रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये देने का निर्णय लिया है। अब तुम दोनों इसे रख सकते हो। इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने की खजाना जो लग गई थी। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और हाँ, अपना एक सुंदर सा घर भी बनाऊंगा। इसमें एक सुंदर सा शीशा भी लगाऊंगा। मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है ना, और अपनी बिटिया के लिए एक सुंदर बस्ता भी लाऊंगा। वह काफी दिन से मुझसे बस्ते की मांग कर रही थी और उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए सुंदर सा घर बनवाऊंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे सोने के सिक्के से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। सुरेश यह सब सोच ही रहा था, तभी राजू बीच में बोल पड़ता है। सुरेश भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। राजू के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने का ख्याल सुनकर सुरेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन सोचता है, सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस राजू के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे के सारे सोने के सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों को भला बराबर क्यों बांटूं? मुझे तो पूरे के पूरे सिक्के चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं जो यह सिक्के केवल मुझे मिले? यह राजू तो घर पहुंचते ही आधे सिक्के ले ही लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वह एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। नदी को देखकर सुरेश को एक ख्याल आता है और वह बिना कुछ सोचे राजू को उस नदी में धक्का दे देता है। राजू जैसे ही नदी में गिरता है, वह सुरेश को आवाज लगाता है, सुरेश भाई, मुझे बचाओ, मैं इस नदी में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। सुरेश भाई, मुझे बचाओ। राजू भाई, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि यह सोने के सिक्के मुझे तुमको देना ना पड़े। अब ये सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। सुरेश वहां से चुपचाप खिसक लेता है और बेचारा राजू उस पानी में ही डूब जाता है। रात के समय सुरेश जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि राजू की पत्नी अपने घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही है। जब निकू ने सुरेश को आते हुए देखा तो उसने सुरेश से कहती है, भैया राजू जी नहीं आए, वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना। सुरेश ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, राजू और मैं हम दोनों साथ ही गए थे और मैंने अपने मालिक से राजू की बात भी करवाई थी और मालिक ने उसे कल से काम पर आने को भी कह दिया था।
इसके बाद राजू वहां से चला गया था और मैं काम करके अभी घर लौटा हूँ। यह सुनकर राजू की पत्नी और भी घबरा जाती है। भैया राजू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और जगह भी काम की तलाश की हो और ज्यादा रात होने की वजह से वह वहीं कहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पक्का विश्वास है वह सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर सुरेश अपने घर को निकल जाता है। राजू की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन सुरेश ने उससे सहमति जताते हुए कहा कि आप सुबह तक का इंतजार करो। इसीलिए राजू की पत्नी ने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी चरम सीमा पर था। राजू अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी। वह सुरेश के घर जाती है। भैया बिटिया का पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वह ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुरेश परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो निकू बहन, मैं अभी जाकर राजू का पता लगाता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। सुरेश ने निकू को सहमति जताते हुए घर से बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में ही बैठ गया। राजू तो अब शायद कभी नहीं आएगा निकू। बहन जी, अब आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यही रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन राजू कहीं नहीं मिला। और उसके बाद मैं उन सोने को सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊं और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा।